Hello, good morning, students. We are reading sixth lesson International Organization and some important topics we have discussed in the previous video. And now we will start next topic India and the UN reforms. India and the UN reforms इसमें क्या दिया गया है कि जो इंडिया है वो यूएन में क्या रिफॉर्म चाहता है, क्या सुधार चाहता है। तो एट फर्स्ट इंडिया बिलीव दैट इंडिया जो है वो बिलीव करता है कि स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। इंडिया जो है वो यूएन को और भी ज़्यादा शक्तिशाली देखना चाहता है, उसमें और ज़्यादा पावर जो है वो देखना चाहता है। और इंडिया चाहता है कि यूएन को ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है इंडिया आल्सो सपोर्ट्स एन एनहेंस्ड रोल फॉर द यूएनओ इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इंडिया चाहता है कि यूएन जो है वो स्टेट्स में कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने करने के लिए उसके जो पावर का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको बड़ा किया जाना चाहिए। यानी जो यूएनओ है उसको और ज़्यादा पावरफुली होना चाहिए। India believes that the development should be central to the UN's agenda, as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security. तो इसमें दिया है कि जो इंडिया है उसका मानना ये है कि डेवलपमेंट जो है वो यूएन का मेन एजेंडा होना चाहिए और इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बनाए रखना यूएन का जो मेन एजेंडा होता है उसमें शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ मेजर कंसर्न। इंडिया की मेजर कंसर्न है अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग। तो इंडिया चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया जाना चाहिए और ये उसकी मेजर कंसर्न मानी जाती है। इंडिया सपोर्ट्स द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सिक्योरिटी काउंसिल इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया जो है वो चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन मेकिंग में। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये हम पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए और इंडिया भी इसको बढ़ाना चाहता है। इंडिया आल्सो वांट्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर्स एंड फुलफिल ऑल द कंडीशन एज फॉलोज। इंडिया जो है वो भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएन का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके लिए जो भी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए वो इंडिया सभी कंडीशंस फुलफिल करता है, इसलिए इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और ये भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि क्या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इंडिया फुलफिल करता है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कंडीशन यही होती है कि वह देश से अधिक जनसंख्या वाला होना चाहिए या जनसंख्या के बेस पर वह देश से बड़ा होना चाहिए। और इंडिया जो है इस कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल करता है और इंडिया जो है वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है और वर्ल्ड में यह सेकंड नंबर पे आता है। अगर फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो चाइना जो है वो इंडिया से पॉपुलेशन के मामले में आगे है। और
अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन मानी जाती है। नेक्स्ट है इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वह वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है और ये भी कंडीशन लगाई जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कि उस देश को अच्छा लोकतांत्रिक देश माना जाना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे तरीके से वहाँ पर चलाया जाना चाहिए। और इंडिया में इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छे ढंग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इंडिया की जो इकोनॉमिक एमरजेंस है वर्ल्ड स्टेज पर, यह भी उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए एबल बनाती है। इंडिया इज ए रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कंडीशन यह भी होती है कि उसको यूएन के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी होना चाहिए। यूएन में जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है वो भी देना चाहिए। और इंडिया जो है लगातार यूएन को फाइनेंशियली हेल्प करता आ रहा है। Next is India signifies a growing importance in world affairs in conduct of its foreign policy. इंडिया जो है वह क्या करता है, signifies a growing importance in world affairs in conduct of its foreign policy. अपनी जो विदेश नीति है उसके बेस पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। इंडिया जो है वो यूएन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करता जा रहा है। जितने भी इनिशिएटिव्स मतलब जो भी अवसर होते हैं यूएन में पार्टिसिपेट करने के, उनमें वो सभी में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज but some countries don't want that India become a veto power like Pakistan because India's nuclear weapon capabilities. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया को वीटो पावर मिले। और जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है नहीं चाहता कि इंडिया को कभी वीटो पावर मिले, क्योंकि इंडिया जो है ये पाकिस्तान जो है वो देखता है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज है उसको देख करके वो नहीं चाहता कि इंडिया कभी वीटो पावर बने। नेक्स्ट है इफ इंडिया इज इंक्लूडेड सम एमर्जिंग पावर्स। अगर इंडिया को यूएन काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है तो कुछ और उभरती हुई पावर्स शक्तिशाली जो देश हैं जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है और साउथ अफ्रीका है, इनको भी यूएन काउंसिल में शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड फॉर दे डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहां से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूएन काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो ऐसे में उनको भी रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। और कई बार ये बात उठती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रत्येक कॉन्टिनेंट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहां से कोई भी मेंबर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है द यूएन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, तो इसमें सबसे पहले फर्स्टली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूएस हैव ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तो उसके बाद वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर बची थी और वो थी यूएसए। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउज इट टू इग्नोर द यूएन। और सुपर पावर होने के बाद इसकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है, यूएसए की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर जो है वो यूएन को भी इग्नोर कर देती है। फॉर एग्जांपल
अगर हम लेते हैं, जैसे अमेरिका ने 2003 में इराक पर अटैक किया था, तो उस टाइम पर उसने यूएन की परमिशन भी नहीं ली थी। तो ये यूएसए जो है ये एक सुपर पावर है, और यूएन की परमिशन लिए बगैर भी इसने अटैक कर दिया था। किस पर? इस पर कर दिया था, अभी अभी बताया था मैंने, इराक पर 2003 में। तो इसके बाद है, सेकेंडली यूएस इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन। और यूएस जो है वो यूएनओ को कंट्रीब्यूट करने वाला सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला यूएनओ में वो यूएसए ही है। नेक्स्ट है, यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी, गिव्स वाशिंगटन एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। और यूएनओ जो है अगर फिजिकली रूप से देखा जाए तो वो जो लोकेटेड किया गया है वो यूएस टेरिटरी में ही किया गया है। वाशिंगटन जो है इसका हेड ऑफिस है, और वाशिंगटन में ही यूएनओ को बनाया गया है। और यहाँ से जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट दिया है, मैनी यूएस पीपल वर्क्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। जैसा कि यूएनओ जो है वो अमेरिका में है, तो अमेरिका में होने की वजह से वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, या वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो यूएसए से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, इन एडिशन विद इट्स पावर, विद इट्स वीटो पावर, द यूएस कैन स्टॉप any moves that annoying or damaging to its interest। क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएनओ का, तो इसमें कोई भी आता है और अगर वो एनोइंग करता है, नाराज होता है, या इसके फायदे को डैमेज करता है, तो वह वीटो पावर के जरिए उसको नेगलेक्ट कर सकता है, उसको हटा सकता है या नज़रअंदाज कर सकता है। यूएसए के पास इतनी पावर वीटो पावर की वजह से है। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये इसका क्या काम होता है यूएनओ में? इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। तो एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन राइट वॉच का काम क्या है? यह इंटरनेशनल एनजीओ है और इसमें रिसर्च और एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, इट ड्राज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जाता है, तो यह ग्लोबल मीडिया का जो अटेंशन है, ध्यान है, उसको खींचता है। नेक्स्ट है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन द यूएस। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर बनाया गया है? यूएस में ही बनाया गया है। इट हेल्प्स इन कैंपेन्स टू बैन लैंड माइन्स टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर। और यह अभियान चलाता है और लैंड माइन्स को बैन करता है, और जो चाइल्ड लेबर है उसको भी बैन करता है, उस पर भी रोक लगाता है। नेक्स्ट है फिर एमेंसिटी इंटरनेशनल। एमेंसिटी इंटरनेशनल में क्या दिया गया है? इट इज़ एन एनजीओ, ये भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट कंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन इसी के जिम्मेदारी मानी जाती है। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स इन द बिहाफ ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यह प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है रिपोर्ट्स को, किस पर? ह्यूमन राइट्स पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उनको पब्लिश करता है। इन द बिहाफ ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनको मिसकंडक्ट करती हैं
तो ये ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, तैयार करता है। फिर आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। इसको 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट प्रमोट्स द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पजेस। इसका काम क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसका पीसफुल तरीके से यूज करना और मिलिट्री पर्पज के लिए उस पर बैन लगाना, वो हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम होता है। अब पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना मीन्स क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको पीसफुल तरीका माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। अगर हम उसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए लेते हैं तो उसका यूज़ जो है वो पीसफुल नहीं माना जाता। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका काम है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। It is an international organization was set up in 1995 as the successor to the General Agreement on Trade and Tariffs GATT। तो इसमें क्या है कि जो WTO है इससे पहले एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको गेट का नाम दिया गया था, और उसकी जगह पर WTO को बनाया गया था 1995 में। मीन्स WTO जो है ये गेट का ही सक्सेसर माना जाता है। इट हैज़ 150 मेंबर्स, और आजकल इसके 150 मेंबर्स हैं। US, EU एंड जापान हैव मैनेज टू सेट रूल्स ऑफ ट्रेड टू गेट देयर ऑन बेनिफिट्स। USA और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और जापान, ये क्या है, इन्होंने अपने रूल सेट कर रखे हैं अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। ट्रेड से जो बेनिफिट होगा, तो जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं उनको उनके लिए उन्होंने रूल्स जो हैं वो खुद ही सेट कर रखे हैं। नेक्स्ट है द डेवलपिंग कंट्रीज आफ्टर कंप्लेन अबाउट देयर वर्क। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, ऑफन कंप्लेन, शिकायत करते रहते हैं अपने काम के लिए। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक, WB। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे इरिगेशन, रूरल सर्विसेज एंड प्रोवाइड देम लोन। जो वर्ल्ड बैंक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, चाहे उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है और रूरल डेवलपमेंट, देहाती जो विकास होता है उससे रिलेटेड वो सारे काम करेगा और उनको लोन भी प्रोवाइड कराएगा। इट डज नॉट टेक बैक लोन फ्रॉम द पुअर कंट्रीज। और कई बार क्या होता है, कुछ देश इतने गरीब होते हैं कि वो उस लोन को चुका नहीं पाते, तो ऐसे में जो WB है, वर्ल्ड बैंक है, वो क्या करता है, पुअरर कंट्रीज से जो लोन है उसको माफ कर देता है, उससे वापस नहीं लेता। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट इसका अगर पॉइंट देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है IMF हैज़ 184 मेंबर्स कंट्रीज। IMF के फिलहाल 184 मेंबर्स हैं, और इट कंट्रोल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। इन IMF का जो काम होता है वो क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रेगुलेट करना, और इंटरनेशनल लेवल पर वो क्या काम करते हैं उनको वो देखते हैं।
द टॉप 10 कंट्रीज हैव 55% ऑफ द वोट्स। और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो टोटल वोट्स में से 55% वोट जो हैं वो अपने पास रखते हैं। दे आर द G8 मेंबर्स। और ये टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं? एक तो G8 मेंबर्स हैं, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा एंड रसिया। और इनके अलावा G8 के अलावा सऊदी अरेबिया एंड चाइना वो टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हैं। नेक्स्ट आता है द यूएस एलोन हैज 17.4% वोटिंग राइट्स। यूएस के अकेले के पास जो वोटिंग राइट्स है वो कितना परसेंट है? 17.4%। तो इस लेसन के जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो यही थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इस लेसन में जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। एक बार हम इन सभी का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो वर्ल्ड पीस को बनाने के लिए और युद्धों को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसका काम करता है? वो एक देश के लिए नहीं बल्कि सभी देशों के लिए काम करता है। फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ यूएन के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार के बाद यूएन में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे वो भी हमने पढ़े थे। उसके बाद आता है चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वार कि कोल्ड वार में क्या क्या चेंजेस आए थे कोल्ड वार के बाद। उसके बाद पढ़ा था हमने रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। और उसके बाद ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन एज द यूएन कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू।